नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, जिनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। सर, आपका द इंडिया मूव्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आप हमें बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, आपकी जो संस्था है ऑर्गेनिक सनराइज नेचुरल, वो किस प्रकार इसको बढ़ावा दे रही है? सर्वप्रथम सभी को मेरा राम राम। आज संपूर्ण भारत देश में यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो चुका है, उत्पादन क्षमताएं नष्ट हो चुकी हैं। उत्पादन क्षमताओं के नष्ट होने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो किसान को हो रहा है, सीधा सीधा, कि किसान अत्यधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी खरीदता है, खेत में डालता है, परचेज करके लाता है और उसका उत्पादन कम होता है। आज इसके साथ साथ में कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन, बाल झड़ने की समस्या, अनेकों प्रकार के रोगों के नाम जो कि पता भी नहीं है, वो मानव जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग पिछले 1996 से ऑर्गेनिक फार्मिंग को संपूर्ण भारत देश में बढ़ावा दे रहे हैं और उसका मुख्य मकसद है कि ऑर्गेनिक खेती हो और ऑर्गेनिक खेती से किसानों को तो लाभ मिले ही मिले, लेकिन साथ में गौ आधार को लाभ मिले, गाय को लाभ मिले, गौ आधारित कृषि हो और साथ में कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन जैसी असाध्य रोगों से मानव को बचाया जाए। इस काम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान का खर्चा ही नहीं होता, कुछ खरीद के ही नहीं लाना। और जब किसान का खर्चा ही नहीं होगा तो कैसे ऑर्गेनिक खेती होती है, यही सिखाने का हमारा काम। तो सर, आपकी जो संस्था है वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, किस प्रकार उसे देश विदेश तक पहुंचाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको बताते हैं कि हम दुनिया के पहले एक्सपोर्टर हैं जो गाय का गोबर एक्सपोर्ट किया है। ओके, विदेशों में। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जीरा बेचता है, सरसों बेचता है, ऑयल बेचता है, घी बेचता है, लेकिन गोबर कोई नहीं बेचता। जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला जो देश है भारत, गौ माता की संरक्षण, संवर्धन का सबसे बड़ा स्वरूप है भारत का गाय का गोबर। हमने भारत में 2023 के अंदर कुवैत राष्ट्र के अंदर 192 मैट्रिक टन गाय का गोबर पहली बार भेजा। ओके। और उस गोबर को भेजने के बाद में आज 8,000 करोड़ रुपए का गोबर पूरे देश से जाता है। रोजगार बन गया गोबर एक्सपोर्ट करना। नाइस। अब गोबर देखिए, भारत के लोग जब गोबर को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन काल की संस्कृति की सबसे बड़ी आत्मा है गाय। भारत का केंद्र बिंदु है गाय और भारत के केंद्र बिंदु की मां है गाय। गाय के गोबर में 300 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और 1400 कंपाउंड होते हैं, जो कि प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनको ताकत देने का काम करते हैं। आज उदाहरण के तौर पे हवा, वायु, जो एयर जिसको बोलते हैं आप, एयर में 22% ऑक्सीजन होती है और 78% उसके अंदर जो है नाइट्रोजन होती है। हु इज द पर्सन के नाइट्रोजन हवा में से निकाल करके वो पेड़ तक पहुंचाए? कौन करता है? एक बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया उसको पहुंचाता है। और वो बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? वो गाय के गोबर के अंदर मिलता है, गौमूत्र के अंदर मिलता है। ऐसी अद्भुत भारत की गौ माताएं हैं। सर, जब आपने सामान विदेशों तक पहुंचाया तो सरकार ने किस प्रकार आपकी मदद की? कुछ तो गवर्नमेंट का भी इसमें हो रहा होगा। सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद? HSN कोड नहीं था। सरकार का धन्यवाद है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, सरकार का धन्यवाद है कि हम जी रहे हैं और सरकार का फिर धन्यवाद है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। सरकार गौशालाओं की कोई मदद नहीं करती है, केवल अनुदान देने के अलावा।
आप किसी को अनुदान दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, उससे स्वावलंबन कैसे होगा? संपूर्ण भारत को यदि हम बात करें तो भारत में 75,000 गौशालाएं हैं और भारत के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा गौ माताएं हैं। उन एक गौ माता प्रतिदिन 10 किलो गोबर देती है। यदि 2 करोड़ से गुणा कर दें तो आप कितना उत्पादन होता है? उतनी खाद इफ्को खरीद ले, उसकी खाद क्रब खरीद ले, उसकी खाद निर्यात करने के लिए भारत सरकार एमओयू कर दे, भारत सरकार एक एग्री एंटरप्रेन्योर में गौ आधार की प्राकृतिक कृषि के विषय को विदेशों में एमओयू करे, तो भारत के लोगों को पता चलेगा कि हम कितनी अमूल्य वस्तु का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पे कार्य नहीं हो रहा है। कारण उसका यह है कि भारत के राज्यों में अधिकारीगण जो है, जो इस व्यवस्था को चलाते हैं, उनका दृष्टिकोण तो उनके लिए गाय गोबर कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट अवेयर गाय एंड गोबर। बट मोदी जी तो बहुत इस पे वो करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की आत्मा को जानते हैं और वो अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत को अच्छे से समझा है और उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए वो जानते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो योजनाएं दिल्ली में बनाई जाती हैं, प्राकृतिक कृषि की एक योजना बनाई, उस योजना में 10,000 करोड़ का बजट दिया, लेकिन वो नीचे वाले जब राज्यों में जाते रहे हैं तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि अधिकारी उसको आगे नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों को एक देखिए, अधिकारी किसान तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसने तो पढ़ाई करी है। और वो आईएएस कब बना है? जब उसने बंद कमरे में पढ़ाई की है। तो एक बंद कमरे में पढ़ाई करने वाला आईएएस या तो अपने पिताजी या किसान हैं, उनके मदर फादर, उनसे बात करनी पड़ेगी उनको, या फिर किसान के घर जाके, गांव में जाकर के 2 दिन 4 दिन 10 दिन खुद आत्मसात जब तक नहीं होंगे प्रकृति से, तो उनको कैसे एहसास होगा कि किसान की यानी किसान का वो कैसे मदद कर सकते हैं। अब उनके यहाँ तो हर काम फाइल पर होता है। पटवारी फाइल भेजेगा तहसीलदार को, तहसीलदार फाइल भेजेगा कलेक्टर को, कलेक्टर फाइल भेजेगा उसके ऊपर वाले अधिकारियों को। लेकिन सर्वोच्च अधिकारी को कैसे पता होगा कि रियलिस्टिक बात क्या है, क्योंकि सब कुछ तो फाइल पर है। अब फाइल पर तो खेती नहीं हो सकती। एक सवाल, आप राजस्थान से आते हैं, एक सवाल मेरा ये है कि जो पूर्व की जो राजस्थान की सरकार है और जो वर्तमान की राजस्थान की सरकार है, वो किसानों के लिए क्या, किसानों के हित में क्या काम कर रही है? राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है किसानों के हित में। राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान निधि दे रही है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास में। अब तक का सबसे अभी जो लेटेस्ट में सन 2026 में जो बजट आया है, सारा बजट लगभग किसानों के लिए दिया गया है। राज्य सरकार की मंशा निश्चित रूप से किसानों की अर्थव्यवस्था को कम से कम 2 गुना करने की ही है। और राजस्थान भारत में सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। कि जो बाजार में जो उत्पाद आ रहे हैं, जो जैविक नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक? सबसे पहली बात तो ये सुन लो साहब आप, कि मनुष्य के शरीर में 700 गुना ज्यादा केमिकल मौजूद है डॉक्टर रिकमेंडेशन से। आपको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, सोते सोते, खड़े खड़े, कभी भी आपके बाल झड़ने कभी भी चालू हो सकते हैं। तो पहला विषय ये नहीं है कि आप आज जो खा रहे हो वो केमिकल का है। विषय ये है कि आपने जो खा चुके हो ना, वो शरीर में जमा है आपके। आप 700 टाइम्स आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन से ज़्यादा केमिकल मानव शरीर के अंदर उपस्थित है। तो पहली बात तो ये है कि अब कैसे बचें इससे, और इसका परिणाम क्या है आपको बता दूं मैं आपको। इसका बड़ा परिणाम बताता हूं मैं आपको। आज की जो युवा अवस्था है, वो युवा अवस्था कब आ जाती है और कब खत्म हो जाती है ये पता नहीं चलता। आप समझ रहे मेरी बात को? बालक जो है कब तो युवा हो गया, कब किशोर हो गया और कब समाप्त बुढ़ापे में आ गया पता नहीं है। क्योंकि मैं तो लगभग अभी ये देख रहा हूं कि बाल लगभग 30 साल की उम्र की बात में सबके सफेद होने लग गए। हाँ। आप मानती हैं इस बात को? इस बात नंबर दूसरी बात, घुटनों में दर्द की समस्या लगभग सभी के होने लग गई है। आज स्थिति यह है कि क्वालिटी फूड
सुंदर फूड दिख रहा है उसको क्वालिटी मानते हैं, जबकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, जो प्राकृतिक गुणकारी जो वस्तुएं हैं, वो तो है ही नहीं। क्योंकि आप एक बात बताइए, आप एप्पल में बैक्स लगा लोगे तो गुण बचेंगे क्या उसमें? वो तो केमिकल है। और एप्पल जब उगता है उससे पहले फ्लावर आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रे, उसको फ्लावर लाने के लिए स्प्रे, साइज बनाने के लिए स्प्रे, उसकी न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए स्प्रे, मतलब स्प्रे ही स्प्रे। तो हम यही तो बात कह रहे हैं कि संपूर्ण राजस्थान राज्य को जैविक राज्य बना दें। हम यही तो बात कह रहे हैं। सरकार से ही आपकी? हाँ, हमारी सरकार से बात है, यही तो बात है कि सरकार सबसे पहले गौशालाओं में जो गोबर निकलता है उसकी खाद बनाने का एक लक्ष्य बनाए। भाई जब खाद होगी तभी तो किसानों को बांटेंगे। आपके यहाँ पे राजस्थान में 4000 गौशालाएं हैं। 4000 गौशालाओं में लगभग 15 लाख गौ माताएं हैं। कम से कम 30 लाख नंदी व गौ माताएं रोड पर प्लास्टिक खा रही हैं। उन सबको ले लिया जाए तो आपको खाद जो बनेगी, उस खाद को आपको एक और बात बीच में काट रहा हूं, 68% सब्सिडी है यूरिया पर। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार जो है चाइना से यूरिया खरीद रहा है। चीन में यूरिया जो बनता है वो मानव मल से बनता है और उसको यहां पर किसान जो है लड़ करके खरीदता है। तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्य सरकारें खाद का, जब हमारे पास इतने बड़े बड़े डिपो हैं, 4000 गौशालाएं हैं, तो हम उन गौशालाओं में खाद बनाएं और उन खाद को किसानों को उपलब्ध कराएं, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं, प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत केवीकेज बनाएं। लेकिन ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति है। माननीय भजनलाल शर्मा जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को इस विषय को 1 to 1 करें, इनके साथ में ऑडिट्स करें। और जमीन पर वो तो स्वयं किसान हैं, उनको हम बताएंगे कैसे संभव है, वो तो स्वयं समझते हैं। लेकिन राज्य का विकास तभी संभव होगा जब राज्य की अर्थव्यवस्था में कुछ एडिशनल होगा। गोबर एक ऐसा वस्तु है जो आपसे लेगा कुछ नहीं, वो दे रहा है, उसको बेस्ट मत होने दो, खराब मत होने दो। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। सर, एक सवाल मेरा, हमारे दर्शक हैं जो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैविक खेती से किसान की अर्थव्यवस्था पर और देश की अर्थव्यवस्था पर, देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पे और किसान की अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। आज गेहूं को बेचने जाना है, आप केमिकल वाला जो गेहूं करते हैं उसको बेचने जाना है तो आपको 20 रुपये, 21 रुपये, 25 रुपये तक बिकेगा। लेकिन यदि आप जैविक गेहूं उगाते हैं, संपूर्ण ईमानदारी से उगाते हैं, सर्टिफाइड उगाते हैं, तो 50 रुपये किलो में जैविक गेहूं बिकता है। आज कम से कम पूरे देश में 300 से ज़्यादा लोग हैं जो जैविक उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार हैं। भारत के अंदर जैविक उत्पादन की कमी है, ना कि जैविक बायर की कमी है। आपने कहा कि किसान की अर्थव्यवस्था को क्या फर्क पड़ गया। आपकी रेवेन्यू यदि 20% से लेकर के 50% तक बढ़ जाती है, यानी सेलिंग वैल्यू, तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, और यदि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज किसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि उत्पादन करता है और बेचने का अता पता नहीं रखता। तो मार्केटिंग के ऊपर राज्य सरकारें काम कर रही हैं, एक मार्केटिंग बोर्ड बना हुआ है, लेकिन साथ में सरकारों को और किसानों के जनप्रतिनिधियों को मिलकर के इस पर योजना बना करके एक जैविक प्रदेश और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसी मांग करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और संयुक्त राष्ट्र संघ से, दोनों से मांग करता हूं कि राजस्थान प्रदेश एक अति महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें 30% भूमि पूर्ण रूप से जैविक है, जो कि रेन आधारित खेती उस पर होती है। अमूल्य फसलें पाई जाती हैं, 60 से अधिक फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में हम ऐसी क्रॉप भी करते हैं जो कि जीरा उत्पादन के क्षेत्र में हम 70% से ज़्यादा, ईसबगोल के क्षेत्र में 93% से ज़्यादा, हम धनिया की क्वालिटी के बारे में पूरे विश्व में सबसे सुंदर धनिया यहाँ उत्पादन करते हैं। सरसों के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर जो सरसों उगती है उसका सबसे
बेस्ट क्वालिटी की सरसों यहाँ राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान औषधियों की दृष्टि से नागौर जो है अश्वगंधा का जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन क्षेत्र है। तो आप देखें कि बांसवाड़ा में जाएंगे तो सफ़ेद मूसली आपको मिलेगी, यदि आप जयपुर में आएंगे तो आंवला आपको मिलेगा। इस देश के अंदर राजस्थान अमूल्य राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आने वाले 2047 के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक भारत का एक जो दर्शन लेके चल रहे हैं, एक विकसित भारत का जो उनका ऑब्जेक्ट है, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस महत्वपूर्ण भूमिका में जो सहयोग चाहिए वो सहयोग जमीन के किसान को मिले, तब राजस्थान का जो है एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत का एक जो संकल्प है वो पूरा होता नजर आएगा। साथ में हमें आवश्यकता होगी हम टेक्नोलॉजी को साथ में लें, हम हमारे किसान को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के हम उस विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे देश के अन्नदाताओं को एक मैसेज दो जिनको जैविक खेती के बारे में इतना नहीं पता और जो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्या मैसेज? मैं सभी से विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करता हूं, चाहे वो खेती करने वाले लोग हैं, चाहे वो खेती नहीं करने वाले लोग हैं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का किसान से संबंध है, क्योंकि वो सुबह उठते ही और शाम को सोते समय जो भी अन्न खाता है वो धरती माता की गोद से निकलता है। मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कर्म पर, क्योंकि कर्म क्या कहता है, ईश्वर एक ही कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। किसानों को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जैविक खेती करो और आप उस समय तक मत रुको जब तक आपको उसका फल ना मिल जाए, क्योंकि इस भारत यदि विश्वगुरु बनेगा तो उसके लिए गाय और गाय के साथ में जैविक कृषि बहुत 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 जरूरी है। ऐसा मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।